ज़रा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं कि एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस है क्या। इसका ऑब्जेक्टिव तो है टू डेवलप इवन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा। जो हम इससे पहले रैंगलिंग तक कर चुके हैं उससे बेहतर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा डेवलप हो। अब हम थोड़ा सा और एलैबोरेट करेंगे डेटा को, थोड़ा सा और एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे। हम वुड एक्चुअली लुक एट डेटा विदाउट फॉर्मल स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग, यानी बहुत ज़्यादा कोई सीवियर किस्म की स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग नहीं परफॉर्म कर रहे होंगे हम। उसके बगैर ही कुछ टूल बॉक्स इस्तेमाल करते हुए, कुछ ब्लैक बॉक्स के तौर पे स्टैटिस्टिक्स को इस्तेमाल करते हुए हम डेटा को समझने की कोशिश करेंगे। और हमारा पर्पस इस तरह का होगा कि वी वांट टू डिटेक्ट मिस्टेक्स, चेक assumptions, we want to select appropriate tools for example prediction. We would like to determine relationship of explanatory variables, for example correlation देखना चाहेंगे हम उनके बीच में। We would like to detect direction and size of the relationship, once again extent of correlation क्या है। what if analysis परफॉर्म करना चाहेंगे, और वो भी डिफरेंट वेज में, कि अगर हम इस प्लांट को बंद करें और दूसरे को खोलें तो क्या होगा, और अगर हम इन दो को खोल के तीसरा प्लांट, तो इन दो को बंद करके तीसरा कोई और प्लांट है उसको चलाएं तो क्या होगा, वगैरह वगैरह। देन ट्रेंड्स डिस्कवरी एंड एप्लीकेशन टू फ्यूचर रिजल्ट्स, ये भी हमारा एक पर्पस हो सकता है कि हम देखना चाह रहे हैं कि अच्छा अगर हमारी इस तरह के प्रोडक्ट्स की ग्रोथ या क्या कहते हैं उसको, जो सेल्स वगैरह होती हैं वो बढ़ रही हैं और उस पर रेवेन्यू इंक्रीज़ कर रहा है, तो फ्यूचर में ये ट्रेंड कहाँ लेकर जाएगा हमें। तो ट्रेंड डिस्कवर करने की तरफ भी जा सकते हैं, एक्सट्रापोलेशन वगैरह करने की तरफ जा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें इन पर्पस, ये रिमेंबर दिस इज़ वंस अगेन नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट। जैसे हमने देखा था रैंगलिंग में जो टास्क थी वो एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं थी। ईडीए के जो पर्पज है ये एग्जॉस्टिव नहीं है, इसके अलावा भी इससे रिलेटेड, इससे मिलते जुलते पर्पजेज़ के लिए ईडीए परफॉर्म किया जा सकता है। अब मसलन ये जो मिस्टेक्स वाली चीज़ हमने बात की थी, डिटेक्शन ऑफ मिस्टेक्स, ईडीए में हम देख सकते हैं इस तरह की चीज़ें भी कि अच्छा ये सबसे पहला काम है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डेटा था। तो उसमें हम देख ही रहे हैं एग्जांपल के कुछ हमारी वेरिएबल्स हैं जो कि नॉन न्यूमेरिक वेरिएबल्स होते हैं। हमारे फीचर्स कौन कौन से हमने ये देख लिया, फॉर एग्जाम्पल बेडरूम्स हैं, बाथरूम्स हैं, स्टोरेज कितनी है घर की। और फिर हम कह रहे हैं कि इन फीचर्स के अंदर कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ ले सकते हैं, जैसे कि बेडरूम्स वाला, बाथरूम्स वाला, स्टोरेज वाला, लेकिन कुछ फीचर्स हैं जो नॉन न्यूमेरिक वाली वैल्यूज़ लेंगे। और हमें नज़र आ रहा है कि कुछ फीचर्स की क्वांटिटेटिव वैल्यूज हैं, फॉर एग्जाम्पल प्राइस, उनमें से कुछ वैल्यूज़ मिसिंग है, जैसे यहाँ पर मिसिंग है और यहाँ पर मिसिंग है। तो अब हम ईडीए करते हुए, जैसे मैंने कहा था, कुछ चीज़ें हमारी ओवरलैप भी करेंगी। तो यहाँ पर हम डिटेक्ट कर लिए दिस इज़ एन आउटलायर, ये बाकी सारी वैल्यूज़ 2, 3, 3, 2 की फॉर्म में आ रही हैं और एक वैल्यू 15 है, तो ये वाली जो वैल्यू है इट इज़ एन आउटलायर। जबकि दूसरे एंड पर हम कह रहे हैं कि देयर आर सम मिस्टेक्स इन डेटा। ये वैल्यू तो सिर्फ नॉन न्यूमेरिक वैल्यू हो सकती थी, पर यहाँ पर एक 7 आ गया है, इसका मतलब है दिस इज़ नॉन न्यूमेरिक वैल्यू। यहाँ पे वैल्यू 7 आ गई विच इज़ एन एरर, इट इज़ ए न्यूमेरिक वैल्यू। तो एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस में हम क्या, सबसे पहले जो हमें कहना चाहिए, काम करना चाहिए, वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा का ही काम है। तो हम डेटा, सबसे पहले हमें डेटा सेट की फीचर्स की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी चाहिए। जैसे कि अभी हमने देखा था कि कुछ वैल्यूज़ क्वांटिटेटिव वैल्यूज़ होंगी, उसको हम फैक्ट्स भी कह सकते हैं। कुछ वैल्यूज़ हमारी नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज हो सकती हैं, जिसमें से कुछ तो डिस्क्रिप्टिव कैटेगरीज बन सकती हैं, उनको लोग डायमेंशंस भी कहते हैं। डायमेंशंस वो चीज़ें होंगी जिनके अलॉन्ग शायद हमें डेटा समराइज़ करना होगा इवेंचुअली, फॉर एग्जांपल लोकेशन वाइज, ज्योग्राफी वाइज, टाइम वाइज, प्रोडक्ट वाइज, वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें। ज़रूरी नहीं है कि तमाम के तमाम क्वालिटेटिव वेरिएबल्स जो हैं वो हमारे ऐसे हों जिनको हमने इवेंचुअली कोड या इनकोड कर लेना है। जैसे येस को 1 में और नो को 0 में हमने लास्ट टाइम देखा था। बाज़ बात हमें समराइज़ करने के लिए भी ये चीज़ें, हम कैटेगोरिकल वेरिएबल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। इनकोड करने के बाद भी हम समराइज़ कर सकते हैं। कितने लोगों ने येस कहा वो 0 वाले काउंट आ जाएंगे, कितनों ने नो 1 वाले काउंट्स आ जाएंगे, कितनों ने नो कहा वो 0 वाले काउंट्स आ जाएंगे। लेकिन बाज़ बात यही जो हमारे कैटेगोरिकल या डिस्क्रिप्टिव कैटेगरीज हैं, इनमें हम चाहेंगे कि टाइम वाइज, एक टाइम ड्यूरेशन में क्या हो रहा है, एक एरिया के लोग किस तरह का बाइंग पैटर्न शो करते हैं, या एक प्रोडक्ट की सेल्स किस तरह का पैटर्न शो कर रही हैं, वगैरह वगैरह। तो बाज़ बात हम इन डायमेंशंस में अपने डेटा को देखना चाहते हैं। तो हमारी आमतौर पे जो ईडीए के अंदर कैलकुलेशंस हैं
these calculations usually involve these quantitative variables जो हमें ऑब्जर्वेशन में नज़र आ रहे हैं. प्राइस है फॉर एग्जांपल, लॉट साइज है, बेडरूम वगैरह है, ये क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स हैं, इनके ऊपर कैलकुलेशंस परफॉर्म की जाती हैं. बाज़ का हमें कुछ अपने डेटा से कोई अगर प्रोसेस का डेटा है किसी ऑर्गेनाइजेशन के, फॉर एग्जांपल जो प्लांट्स का डेटा है, तो हम वहाँ से की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स भी निकाल सकते हैं इस तरह की ही न्यूमेरिक वैल्यूज़ को इस्तेमाल करते हुए. फॉर एग्जांपल कहाँ पर कम से कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है, सपोज इस तरह की चीज़ें निकाली जा सकती हैं. हम मूविंग एवरेजेस ले सकते हैं, ग्रोथ परसेंटेजेस ले सकते हैं, यानी कि हमारी एवरेज सेल्स एक टाइम ड्यूरेशन में कितनी हो रही हैं, तो टाइम वाइज अगर हम टाइम की विंडो को स्लाइड करते जाएं तो हम मूविंग एवरेजेस उस तरह से ले सकते हैं. हम बिल्कुल ऐसी ग्रोथ पैटर्न भी निकाल सकते हैं, अपनी बिजनेस की ग्रोथ का पैटर्न. हम कुछ ट्रेंड्स एनालिसिस भी कर सकते हैं न्यूमेरिक या क्वांटिटेटिव वैल्यूज़ को लेके. तो ये वाले वेरिएबल्स जो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स हैं वो आमतौर पे इस तरह के कामों में इस्तेमाल होते हैं, जैसे मैंने कहा कैलकुलेशंस में, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स निकालने में, एवरेजेस में, ग्रोथ परसेंटेज निकालने में, ट्रेंड एनालिसिस में. और कैटेगोरिकल वेरिएबल्स जो हैं वो आमतौर पे इस्तेमाल होते हैं हमारी एग्रीगेशन के दौरान, डिस्क्रिप्टिव कैटेगरीज बनने में. ईडीए परफॉर्म करते हुए हमें क्या करना पड़ता है. अब जैसे लास्ट टाइम हमने कुछ टास्क देखी थी, तो यहाँ पे ईडीए परफॉर्म करते हुए कुछ टूल्स कह लें, आप समझ लें, इनको टूल्स कह लेते हैं अभी, या कुछ सपोर्ट जिन चीज़ों की हमें चाहिए, जिन कॉन्सेप्ट्स की, वो क्या है वो समझने चाहिए हमें. ज़रा सा उनको देख लेते हैं वो क्या है. एक तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एक समझ लें कॉन्सेप्ट है या एक टूल है जो हमें ईडीए में मदद देता है. उसके बाद डेटा डिस्ट्रीब्यूशन भी हमें मदद देती है उसकी अंडरस्टैंडिंग. फिर बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट्स हैं, स्कैटर प्लॉट्स हैं, कोरिलेशन है, कोवेरिएंस है. ये जो पहले डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और डेटा डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट्स हैं, ये जो पहले तीन है ये हमें दिखा रहे हैं कि एक वेरिएबल के बारे में हम फॉर एग्जांपल को अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं. उसके बाद से हम रिलेशनशिप्स की तरफ आ जाएंगे वेरिएबल्स की. ये भी छोटी सी लिस्ट है, दिस लिस्ट एक्चुअली गोज ऑन, हम आगे जाके शायद इसकी मज़ीद चीज़ें भी देखें. सबसे पहली चीज़ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की. डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स से क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि व्हाट विल दे डू, दीज स्टैटिस्टिक्स विल एक्चुअली प्रोवाइड अस समरी ऑफ द शेप ऑफ द डेटा. कि सपोज हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करके देख सकते हैं कि डेटा किस तरफ ज़्यादा शिफ्टेड है, किस बिन में कितनी वैल्यूज़ हैं वगैरह वगैरह. इट विल ऑल्सो हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हेन आर ट्रांसफॉर्मेशंस या इम्प्यूटेशंस वगैरह वगैरह आर रिक्वायर्ड बिफोर डेवलपमेंट ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल. आपको याद होगा कुछ देर पहले हमने बात की थी कि कुछ चीज़ें ओवरलैप करती हैं. तो ईडीए में जो इम्प्यूटेशन करनी है, नहीं करनी, मिसिंग वैल्यू को कैसे डील करना है, ये वाला जो काम है ये हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की बेस पे करते हैं. तो जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था कि वो काम हमने रैंगलिंग के दौरान ही कर लिया था, और वो काम यहाँ पर भी किया जा सकता है, वहाँ पर भी किया जा सकता है. वहाँ पर हम बिल्कुल इतना आइडेंटिफाई कर लें कि कौन सी वैल्यूज़ मिसिंग है, और यहाँ पर आकर हम डिटर्मिन कर लें कि इम्प्यूटेशन करनी है नहीं करनी बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ द मॉडल. ये हमारा ईडीए का टास्क हो सकता है. तो ये एक कॉमन एक ओवरलैपिंग टास्क आ गया. सिमिलरली कलेक्शन ऑफ मेजरमेंट्स जो होगी, जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम करते हैं, वो एक्चुअली हमें दो चीज़ें बताती है. या ऐसे कह लें कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इज कलेक्शन ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ दीज टू थिंग्स, ऐसे भी कहा जा सकता है इसको. एक तो लोकेशन ऑफ दी डेटा के बारे में बता रही दोनों चीज़ें, दूसरी वेरिएबिलिटी ऑफ द डेटा. लोकेशन से मुराद है कि डेटा की सेंट्रल वैल्यूज़ कहाँ पर हैं. एक पर्टिकुलर वेरिएबल है, उसकी सेंट्रल वैल्यूज़ कहाँ पर हैं, मीन किधर है, मीडियन, मोड वगैरह सेंट्रल वैल्यूज़ होती हैं. और वेरिएबिलिटी एक डेटा का स्प्रेड सेंटर से कितना ज़्यादा है, कितना किस तरफ है, उसकी रेंज क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस वगैरह वगैरह. तो स्टैटिस्टिक्स जो हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, इट एसेंशियली इज़ द स्टडी ऑफ व्हाट कॉजेज वेरिएबिलिटी इन द डेटा. लेकिन हम यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स की फॉर्मेलिटी की तरफ नहीं जा रहे, हम सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ों को एज ए टूल इस्तेमाल करने जा रहे हैं. डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहली चीज़ जो है वो मीन है. मीन हमें पता है कि एवरेज को भी अरिथमेटिक मीन और एवरेज जो हम बाज़ का सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन स्टैटिस्टिक्स की टर्म्स में सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज़ व्हाट द मीन इज़. और इससे हमें लोकेशन पता चलती है कि डेटा का एवरेज कहाँ पर लाई कर रही है. जैसे हम क्लास की भी हमेशा एवरेज देखते हैं जब हम ग्रेड कर रहे होते हैं कि
हर इंस्ट्रूमेंट की रेटिंग के बाद आप देखने की कोशिश करते हैं कि क्लास की एवरेज क्या है। इससे मिलता जुलता या इसी यानी सेंटर निकालने का या लोकेशन निकालने का जो तरीका है वो मीडियन है। मीडियन क्या कहता है जी? मीडियन ये इंश्योर करता है कि डेटा से इस पॉइंट, इस मीडियन पॉइंट से आगे 50% पॉपुलेशन होगी और इस पीछे 50% पॉपुलेशन होगी, ये एक तरफ जरूर इंक्लूडेड होगा, तो मतलब मिडिल ऑफ द डेटा है। तो इसके लिए हमें डेटा को सॉर्ट करना पड़ता है। पहले डेटा को सॉर्ट करने के बाद जो मिडिल पॉइंट निकलेगा वो हमारा मीडियन होगा। मोड क्या है? मोड सबसे ज़्यादा अकर करने वाली चीज़ होगी। इट रेफर्स टू द मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑफ कॉमनली अकरिंग नंबर्स विद इन द वेरिएबल्स। अब ये भी काउंट कर लेते हैं। हमने लास्ट टाइम देखा था इन तीनों चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए हम कुछ कर सकते हैं रैंगलिंग के अंदर। इफ यू रिकॉल, तो हमने रैंगलिंग में मिसिंग वैल्यूज़ को सेट करते हुए इन तीनों का इस्तेमाल भी देखा था। फिर हम डेटा को किसी एक वेरिएबल को डिस्क्राइब करते हुए उसकी वेरिएंस के ज़रिए भी उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। वेरिएंस क्या है? वेरिएंस देखती है कि डेटा जो है वो मीन से कितना डिस्पर्स्ड है। यानी आप समझ लें कि इट टेल्स कि एवरेज डिग्री क्या है टू विच ईच डेटा पॉइंट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द मीन। और ये स्क्वेयर्ड वैल्यूज़ में जाता है तो ज़रा वैल्यूज़ बड़ी होती हैं, क्योंकि डिफरेंस फ्रॉम द मीन को स्क्वेयर करके लेके जा रहा है। तो इससे होता क्या है, इसकी वजह से जो आउटलायर्स हैं वो हैवीली वेट होते हैं एज़ कम्पेयर टू दोज पॉइंट्स जो कि डेटा मीन से करीब करीब पॉइंट्स हैं। तो आउटलायर्स को ज़रा ज़्यादा वेट देते हुए, इसका मतलब है इससे हमें पता चलता है, इससे हमें पता चलता है कि रेंज कितनी ज़्यादा है हमारे डेटा की। तो एक्सटेंट ऑफ वेरिएंस जो होगी वो हमें ओवरऑल रेंज के बारे में बताएगी, रेंज कितनी ज़्यादा है कम है। अगर वेरिएंस ज़्यादा है तो वे डेटा की रेंज ज़्यादा है, वेरिएंस कम है तो डेटा की रेंज कम है। वाइडर रेंज है इसका मतलब है कि तो ग्रेटर वेरिएंस है। तो ये जो मीन वैल्यूज़ को के साथ जो डिफरेंस है उसको स्क्वेयर करने वाली चीज़ है, इसकी वजह से हमारा जो हमारी जो मेजरमेंट होती है वेरिएंस की, वेरिएंस का ज़्यादा होना वो एग्जैक्टली डेटा के टर्म्स में नहीं होगा, डेटा का यूनिट्स की निस्बत वो स्क्वेयर्ड वैल्यू नज़र आएगी, ज़्यादा बड़ी वैल्यू नज़र आ रही होगी। डेविएशन इज़ अनदर मेजर जो इस्तेमाल किया जाता है एक वेरिएबल को अंडरस्टैंड करते हुए। इसमें हम कोशिश ये करते हैं कि हम डिटर्मिन करें कि एक ग्रुप ऑफ डेटा पॉइंट्स कितना दूर है हमारे मीन से या कितना करीब है मीन से, एक ग्रुप ऑफ डेटा पॉइंट्स। तो बजाय इसके हमारा ऑब्जेक्टिव रेंज आइडेंटिफाई करना हो, रेंज बड़ी है छोटी, हम देख रहे हैं कि जी अच्छा कितने % डेटा जो है वो मीन से कितना करीब बैठा हुआ है, इस तरह की देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस ऑब्जेक्टिव के तहत हम जब चल रहे हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन को हम देख रहे होते हैं। तो हम जैसे ग्रेड करते हुए भी स्टैंडर्ड डेविएशन में देख रहे होते हैं कि मीन से कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़्यादा करीब बैठे हुए हैं एक डेविएशन के अंदर। तो हमें उसके अंदर भी ग्रेड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। उस एक डेविएशन के अंदर हम 3 ग्रेड्स डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करते हैं किसी एक स्टैंडर्ड डेविएशन में। 3 लेटर ग्रेड्स नहीं, 3 ग्रेड्स। यानी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल B- है मीन के ऊपर, तो B+ और B एंड C+, ये 3 ग्रेड शायद मीन के आसपास डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होंगे विद इन 1 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो डेविएशन में हम देख रहे होते हैं कि वैल्यू कितनी क्लोजर है या कितनी फार है फ्रॉम द मीन। लेकिन अब हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं अपने वेरिएंस का, तो अब हमने वो जो अपने आउटलायर्स को हाई वेट दिया हुआ था उस इफ़ेक्ट को कम कर दिया। तो अब ये वैल्यूज़ जो होंगी हमारी एक्चुअल डेटा से समझ लें कि उसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट के हिसाब से आ जाएंगी ये वाली वैल्यूज़। स्टैंडर्ड डेविएशन का इस्तेमाल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस भी करती हैं, जैसे कुछ देर पर हमने बात की थी रिस्क डिटरमिन करने में। हम कमोडिटीज़ की बाय सेल यानी परचेज़ करते हुए भी इस्तेमाल करते हैं कि जी अच्छा इन दोनों चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं बाय द वे, वेरिएंस को, स्टैंडर्ड डेविएशन को। मिसाल के तौर पे अगर कोई सिक्योरिटी है या कोई रिस्क है जो हमें लग रहा है कि जी इसका रिस्क जो है वो क्लोजर टू अदर रिस्क से जो बाकी हमने इससे पहले रिस्क लिए, क्रेडिट देते हुए या लोन देते हुए हम लोग सोच रहे हैं, तो हम कहेंगे लेस रिस्क की चीज़ है। स्टैंडर्ड डेविएशन छोटी है तो लेस रिस्क की चीज़ है। वेरिएंस को हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं वॉलेटिलिटी वगैरह मेजर करने के लिए। एक कमोडिटी की प्राइस कितनी वेरी कर रही है
कितना ज़्यादा वेरी कर रही है तो उसमें अनस्टेबिलिटी ज़्यादा है, वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से हम मॉडलिंग परफॉर्म करते हैं। तो वेरिएंस हमें उसका बेहतर मॉडल देती है जो वॉलेटिलिटी का है। रेंज इज़ अनदर टूल कैन विच मेजर्स द डिस्पर्शन। ये सिर्फ ये बताती है कि हमारी मैक्स माइनस मीन वैल्यूज़ क्या हैं, तो हमारी रेंज डेटा की कहाँ से कहाँ तक जाती है। तो ये इससे भी बात का हमें पता चल जाता है कि डेटा फॉर एग्जांपल हमें डिटरमिन करना है कि हमें स्टैंडर्डाइजेशन करनी है या नहीं करनी, तो हम रेंजेस निकाल लेंगे, मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स की रेंज निकाल के पता चल जाएगा तमाम के तमाम एट्रीब्यूट्स एक ही रेंज में फॉल करते हैं कि नहीं करते हैं। एक रेंज में फॉल नहीं करते तो शायद हमें स्टैंडर्डाइज करना पड़े डेटा को। इन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को एक एक करके ज़रा देखते हैं। इनमें से सबसे पहली चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो है रिगार्डिंग द शेप ऑफ द डेटा, और दैट इज़ नोन एज हिस्टोग्राम, जो कि हमारे डेटा को रेंजेस में ग्रुप कर देता है। जो डेटाग्राम्स हैं जो हिस्टोग्राम्स हैं वो कुछ भी नहीं है सिवाय इसके को दे शो अस ग्राफिकली कि डेटा किस बिन में कितना ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल बिन नंबर 5 में सबसे ज़्यादा यानी 5 इंस्टेंसेस हमने ऑब्जर्व किए हैं, जैसे कि इधर नज़र आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी। 4 में 4 इंस्टेंसेस हैं, 3 में 3 इंस्टेंसेस हैं, उसके बाद फिर दोबारा इंस्टेंसेस हमें नज़र आ रहे हैं 4 3 2 1 हैं, 6 7 8 9 नंबर बिन में रिस्पेक्टिवली। तो ये फ्रीक्वेंसीज जो हमने हिस्टोग्राम के जरिए निकाल ली। तो हमने रैंगलिंग दौरान भी देखा था फ्रीक्वेंसी वाले एक्सरसाइज करते हैं, तो इसका मतलब हमें एक और चीज़ नज़र आ गई जो शायद ओवरलैप करती है रैंगलिंग के दौरान और ईडीए के दौरान। वहाँ पर भी हम फ्रीक्वेंसीज निकाल के कुछ काउंट्स निकाल के शायद स्पैम फिल्टर भी बनाना चाह रहे थे, और हमने और भी शायद एक काउंटिंग का काम किया था जो पीएचडी रिसर्चर के प्रॉब्लम वाला। तो वहाँ पर तो ये हिस्टोग्राम्स जो हमारी प्राइमरली शेप को समझने आप बता सकते हैं हमारे वेरिएबल की वैल्यूज़ की। अगर हम इसको ड्रॉ इस तरह से करें, प्लॉट इस तरह से करेंगे, उसको वेरिएबल की वैल्यूज़ को सॉर्ट करने के बाद प्लॉट किया गया होता, हमें शेप्स मिल जाएंगी। अभी जो शेप्स हैं ये शेप्स मुख्तलिफ तरह के हो सकते हैं। लेफ़्ट टेल भी हो सकता है हमारा डेटा, जैसे कि यहाँ पर नज़र आ रहा है, जिसमें इट इज़ स्प्रेड आउट मोर ऑन द लेफ्ट। इट कैन बी राइट टेल्ड, और हो सकता है उसमें मल्टीपल पीक्स हों, कहीं से टेल एक तरफ हो गए दूसरा, मतलब वो समझना है किस तरफ टेल है। हमने इस तरह की थोड़ी सी बात कुछ अर्सा पहले क्लस्टरिंग के दौरान भी की है, जब हम डेटा शेप से रिलेटेड बात